में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जिस धन्यवाद। तरीके से राहुल गांधी विदेश में देश पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, पीएम मोदी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बहुत हद तक स्नेहा जी आपको समझना चाहिए, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए जब बीजेपी और कांग्रेस की बात होती है तो वो देश के अंदर और देश की सीमाओं के अंदर का विषय है जी। और राहुल गांधी जब भी जाकर के इस तरीके की बातें विदेश में करते हैं तो वो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, जब वो विदेश की धरती पर होते हैं तो वो इस देश के एक नेता के रूप में होते हैं, ना कि वो कांग्रेस के नेता के रूप में होते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता से दूरी का इतना बड़ा मानसिक विकृति के शिकार हो जाएंगे राहुल गांधी कि उनके मानसिक स्तर पर इतनी जबरदस्त रूप से सत्ता का असर पड़ेगा, इसका मुझे लगता नहीं है किसी भी देशवासी को इल्म रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों से दिन प्रतिदिन ये जाहिर करते जा रहे हैं कि सत्ता के प्रति जो उनकी लालसा है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो देश को कटघरे में खड़ा करना पड़े, चाहे विदेश में जाकर के देश की नीतियों रीतियों और देश की संप्रभुता पर चोट करनी पड़े। ये राहुल गांधी का बहुत बचकाना बयान है और मुझे लगता है कि आज तक भारत की राजनीति के सबसे अपरिपक्व नेता के रूप में राहुल गांधी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जो उनको लेकर के मिमिक्री बनती है, जो उनको लेकर के तमाम तरीके के व्यंग्य बनते हैं, वो मुझे लग रहा है राहुल गांधी उन्हें ज्यादा हद तक प्रूव करने पे उतारू हैं, ना कि ये प्रूव करने पर कि वो इस देश के एक मैच्योर नेता हैं, मैच्योर पॉलिटिशियन है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा खराब दौर है। एक तरफ तो राजनीतिक रूप से खराब है ही, दूसरा नेताओं के लिहाज से भी बहुत खराब दौर है। मुझे लगता नहीं कि इतिहास में कभी कांग्रेस के पास ऐसे स्तर के नेता कभी रहे होंगे। ठीक है जी। विकास जी जी रखिए अपना पक्ष। जी जी स्नेहा जी, बहुत अच्छी बात कही हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बंधु हैं कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा और हम भी ये बात मानते हैं। हृदय अटल जी कहा करते थे कि सत्ता आएगी जाएगी, राजनीति में सत्ता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये देश हमेशा रहने वाला है और ये राष्ट्र आपसे हमेशा जवाब मांगेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जवाब मांगेगा। जो नेहरू जी ने किया उसके लिए भी देश जवाब मांगता है। ये जिम्मेदारी है इस देश के हर नागरिक की। जो इंदिरा जी ने किया, जो अटल जी ने किया या जो देवगौड़ा जी ने किया, आने वाली पीढ़ियां उस पर सवाल जवाब करने का अधिकार रखती है। इसलिए जी राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक दल का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है। ये देश एक सामाजिक विरासत है, एक सामूहिक विरासत है हम सबकी। तो इसको मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी सत्ता का माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल उन्हें सत्ता तक जाने का माध्यम है। अरे राहुल जी, इतनी जल्दी किस बात की है? इंतजार कर लीजिए भाई। उसके लिए ये कौन सा जरूरी है कि नैतिकता ताक पर रख दी जाए, देश की प्रतिष्ठा संप्रभुता ताक पर रख दी जाए, देश के विकास को अवरुद्ध कर दिया जाए? क्या इन सारे विषयों के इतर भी तो बहुत से विषय होते हैं। आपने देश के अंदर इतनी बड़ी पदयात्रा निकाली, इसलिए जी आपने देखा होगा राहुल गांधी की पदयात्रा को लगभग सारे मीडिया हाउसेस ने बहुत जबरदस्त कवरेज दिया। और उसके बाद भी जाकर के राहुल गांधी जब विदेश में जाकर के खड़े होकर के ये कहते हैं कि ये देखिए कि मैं यहाँ कैम्ब्रिज में आके मुझे बोलना पड़ रहा है, देश के अंदर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने की आजादी नहीं है, मुझे कहने की आजादी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश का मीडिया भी आज इस बात पर आत्ममंथन करने को विवश हो गया कि जिस मीडिया ने उन्हें पूरी फुटेज दी, पूरा एडवांटेज दिया अपनी बात को रखने का, चाहे वो उनकी बहन के साथ खेलने वाली अखेलियां हो, चाहे वो माँ के साथ उनकी अपनी भावनाएं हो, इस देश की मीडिया ने उन्हें भरपूर दिखाया। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दुनिया भर के बयान दे रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके इस बयानों का हिसाब देश की जनता उनसे बिल्कुल लेगी। इसलिए जी एक बहुत छोटे छोटे विषय होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे विषयों से देश का बड़ा नुकसान हो जाता है और राहुल गांधी इतनी अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहूंगा उनसे ज्यादा तो राजनीतिक परिपक्वता हमारे अपने पैनलिस्ट साथी जो बैठे हुए हैं इनमें मुझे नजर आती है। राहुल गांधी में तो उतनी भी परिपक्वता नहीं है जितनी शायद आशीष जी के अंदर परिपक्वता है। तो राहुल गांधी जी को, लेकिन आशीष जी भी तो कह रहे हैं कि मीडिया राहुल गांधी के पॉजिटिव फैक्ट्स को नहीं दिखाती है, सिर्फ नेगेटिव को दिखाती है। अरे भाई, इतनी बड़ी यात्रा का कवरेज दिया इसमें आज आपने भी दिखाया, कई बार उनकी यात्रा पर हमने सबने डिबेट की है इसमें। बिल्कुल। और उसके बाद भी अब कवरेज। आशीष जी भी बैठे मेरे साथ इस मुद्दे पर डिबेट में।
जी बिल्कुल बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं इनके साथ इस मुद्दे पर डिबेट पे आशीष जी के साथ। स्नेहा जी एक बड़ी बात आप समझिए, आशीष जी क्या ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान आप मोदी जी को लेकर के जितना चाहे कोसना हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी आजादी देती है, आप कोसिए, हम स्वागत करते हैं आपके कोसने का, लेकिन ऐसे विषयों का भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारत का एक आम नागरिक भी स्वागत नहीं करेगा जिससे देश की अस्मिता और अखंडता पर विकास आँच आए। जी। देश जी अभी दिलीप जी ने कहा कि कुछ वक्त पहले पीएम मोदी ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे विदेशों में जाके, तो फिर राहुल गांधी ने दिया तो इतना बवाल क्यों? देखिए राहुल गांधी और पीएम मोदी के बयानों में फर्क है। अगर राहुल गांधी ये कहें जाकर के कि देश में महंगाई बढ़ रही है जी, देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि जिनसे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी अगर सरकार को घेरने का विषय हो तो घेर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, लेकिन देश को कैसे घेर सकते हैं राहुल गांधी सेना को कैसे घेर सकते हैं? स्नेहा जी बहुत बुनियादी फर्क है। आप मोदी जी का भाषण में पुनः आपसे कहूंगा, एक बार निकालिए उस स्टेटमेंट को मोदी जी के जो उन्होंने विदेश में दिया है। मैं दावा करता हूं, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं अपने नेता पर इतना विश्वास रखता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर ऐसा भाषण नहीं दिया होगा जिससे देश कटघरे में खड़ा हुआ हो। उन्होंने सरकार को कटघरे में अवश्य भले ही हो सकता खड़ा किया हो, लेकिन देश को कभी हमने कटघरे में नहीं खड़ा किया। स्नेहा जी आपको एक विषय याद दिला दूं, स्नेहा जी आपको याद होगा कि जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस अपने प्रभुत्व के सत्तम पर थी, तब उसने इस देश यूएनओ में नेता के देश के प्रतिनिधि के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे, सबसे बड़े लीडर थे और विपक्ष के नेता थे। उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने वाजपेयी को भेजा। क्या आज इस पूरे विपक्ष के पास ऐसा नेता है जिसे सरकार पूरी जिम्मेदारी से विपक्ष के नेता के रूप में, देश के नेता के रूप में भेज सके? अभाव है, क्योंकि आज कांग्रेस को मौका मिला जब इस देश में विपक्ष के रूप में अपने आप को साबित करने का कि हम विपक्ष के रूप में भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ इस देश के साथ आगे बढ़ सकते हैं जितना हम सरकार में। तो कांग्रेस नाकामयाब साबित हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। विकास जी जल्दी से जवाब दीजिए, आशीष जी का पक्ष जानना है। स्नेहा जी मुझे लगता है कि आज विपक्ष में, जैसे इन्होंने भाई साहब हमारे राजनीतिक विश्लेषक बंधु ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, क्या आज विपक्ष के उतने नेता जिम्मेदार हैं जितनी अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उस दौर के नेता हुआ करते थे? क्या आज उतने जिम्मेदार नेता हैं विपक्ष में? इसका भी बड़ा आकलन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस देश में ये साबित करना पड़ता है, आपको ये प्रूवन करना पड़ता है कि आप इस देश के लिए पहले राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ आपको राजनीति में भी आगे बढ़ना पड़ता है और आपको सामाजिक जीवन में भी आगे बढ़ना पड़ता है। स्नेहा जी एक बहुत बड़ा सवाल अभी उठाया था कि अल्पसंख्यकों को लेकर के प्रश्न उठाया। स्नेहा जी नागालैंड की आबादी, अल्पसंख्यकों ईसाई समुदाय की 90% आबादी नागालैंड में रहती है। वहां पर लोकतंत्र के रूप में नागालैंड में क्या स्थितियां रही हैं ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का विषय है। अभी वहां जाकर के अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं और स्वयं अल्पसंख्यक ही कांग्रेस से किनारा करता चला जा रहा है। इसका कांग्रेस को राजनीतिक मंच होने के नाते जवाब देना चाहिए। ठीक है, आखिर अपनी जवाब लेते हैं, आशीष जी से जवाब लेते हैं। विकास जी जवाब दीजिए। तो दीजिए मुझे, सावरकर के हिंदुत्व के ऊपर यदि कुछ मैंने गलत कहा तो। लगा करके अपने आप को जस्टिफाई साबित नहीं कर पाए कांग्रेस के लोग, इमरजेंसी लगा करके अपने आप को जस्टिफाई नहीं साबित कर पाए। इमरजेंसी छोड़िए, मुझे हिंदुत्व की परिभाषा बता दीजिए ना, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। मैंने धैर्य से सुना, मुझे भी सुन लो मेरे भाई, मुझे भी सुन लो, मेरा आग्रह है आपसे। तो मुझे लग रहा है कि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए दुनिया भर के आंकड़े पेश कर देने से गलत सही नहीं हो जाएगा। स्नेहा जी ये मैंने नहीं कहा कि चाइना की वकालत आप 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी यात्रा पूरी होने पर और वहां आप पत्रकार को फोर्स करते हैं कि वो चाइना पर सवाल करे आपसे। ये भी क्या भाजपा ने करवाया था क्या, या ये राहुल गांधी से भाजपा ने बुलवाया था? क्यों? क्योंकि चाइना की वकालत करनी थी। मुझे लगता है कि देश की राजनीति का चाइना से क्या लेना देना है, मुझे बता दे। पाकिस्तान से क्या लेना देना है कि आपको देश की सेनाओं को कटघरे में खड़ा कर देंगे आप? अरे भाई महंगाई पे बात कर रहे थे, कितने बार सीबीआई भेज थी? दुनिया भर के लोग महंगाई पर सीबीआई और जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, आप समझ लीजिए। हमारी सरकार डे 1 से आई थी जब, तो हमने कह दिया था कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं हम उन पर काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हम आपकी तरह उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सत्ता आज हमारे हाथ में, हमें अपनी बहुमत और गणित नहीं बैठाना है।
आप ये समझिए, जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया और हम पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। तो ये आरोप तो निराधार है कि हम सरकार के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि जो जांचें ईमानदारी से आज हो रही हैं, तो वो लोग बचने के लिए इस बात का सहारा ले रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्रवाई। क्यों? क्योंकि इसके अलावा उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, देश की भोली वाली जनता को पुनः हम बेवकूफ बना ले जाएं और इस बात का प्रूवन करें कि साहब हमें राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपको इस बात की परमिशन मिल जाएगी कि आप घोटाले करिए। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, कल आप सत्ता में नहीं होंगे तो सरकार इस वजह से आप पे कार्रवाई नहीं करेगी कि उसके ऊपर ये आरोप लगेगा कि साहब विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, घोटाला किया है तो आप परेशान होंगे, उस पर स्वतंत्र एजेंसियां काम करेंगी। आज हम सरकार बचाने के लिए नहीं कार्रवाई करते हैं, आज हम देश को ईमानदारी से चलाने के लिए कार्रवाई करते हैं। ये बेसिक फर्क है। दूसरी चीज, राहुल गांधी कोई भी बयान देते हैं, किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवा देती है? जरा ये आशीष जी से पूछ लीजिए, वो स्वयं देते हैं ना बयान। आशीष जी, क्रेडिबिलिटी उन्होंने जो एक क्रेडिबिलिटी जनरेट की, मुझे लग रहा है यात्रा के माध्यम से, वो पूरी क्रेडिबिलिटी आज उन्होंने खत्म कर दी है पुनः। पे फाइनल कमेंट। मैंने भी एक बुनियादी सवाल छोड़ा था कि मुझे बता दें कि जिन अल्पसंख्यकों का सहारा लेकर विदेश में जाकर के देश की बदनामी कराने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी ईसाई बहुल 90% आबादी है नागालैंड के अंदर, ठीक है। और मुझे लगता है कि नागालैंड में कांग्रेस की क्या स्थितियां रही, मिजोरम में कांग्रेस की क्या स्थितियां रही, ईसाई आबादी वहां कितनी है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता करके जाएंगे, मुझे बताएंगे। दूसरी चीज, मुझे एक बात बता दीजिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या विदेश के लोग वोट करेंगे आकर के? नहीं करेंगे ना। तो देश के अंदर देश की जनता को बताइए ना, क्योंकि जनता आपकी असलियत जानती है कांग्रेस की, इसलिए जनता के बीच में जाकर के आप ये बातें नहीं करेंगे। देश की जनता ने मैंडेट दिया और कांग्रेस को 2-2 बार मुंह की खानी पड़ी है। जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने फैलाया, उसे देश की जनता ने उन सारे नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम किया। ये बड़ी दिक्कत कहां पे है स्नेहा जी? इन्हें जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये वो है नहीं। इनके साथ दिक्कत ये है कि बिल्कुल ठीक कहा था हमारे एक नेता ने, विदेशी डीएनए है और डीएनए कभी ना कभी आगे निकलता है, डीएनए की प्रॉब्लम। तो ये डीएनए की प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर। जब भी राहुल गांधी बोले हैं तो उन्होंने देश को ही कटघरे में खड़ा किया है, चाहे वो सेना के माध्यम से हो, चाहे वो चाइना की वकालत के माध्यम से हो। इसलिए जी, क्रेडिबिलिटी आज इस देश में बहुत तेजी से गिरी है। वही कारण है कि आज राहुल गांधी विदेश में जाकर के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देश के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ रह नहीं गई है। ठीक है जी, आशीष जी, तौर पर जी, एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन की भूमिका में राहुल गांधी कब आएंगे, ये देखने वाली बात हो। ठीक है। ना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।